नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं धीरज शर्मा। हमें पॉलिटिकल की कंप्लीट क्लास जो स्टार्ट करी हुई थी उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और आज का जो टॉपिक है 1909 का भारत परिषद अधिनियम। जो 3 अधिनियम थे, उन भारत परिषद 3 अधिनियम थे, उन अधिनियम को पढ़ रहे हैं। लास्ट अधिनियम है, ये क्या है? लास्ट है 3 में। देखिए आप लोग, हम चलते हैं टॉपिक पर कि ये इसे हमें मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहते हैं। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, इसका दूसरा नाम क्या है? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। सुधार अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। ठीक है, तो देखो 1909 का भारत परिषद अधिनियम, दो नाम है इसके। 1909 का भारत परिषद अधिनियम। ठीक, देखो देखो हम बात करते हैं कि यहां पर जो लॉर्ड मार्ले थे, एक लॉर्ड मार्ले और एक लॉर्ड मिंटो, दो नाम है। लॉर्ड लॉर्ड मार्ले और लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मार्ले की अगर हम बात करते हैं तो ये भारत के राज्य सचिव थे उस टाइम। भारत का राज्य सचिव और ये उस टाइम पर भारत का वायसराय था। दोनों के नाम से ही इसे पहचाना गया था 1909 के अधिनियम को, लॉर्ड मार्ले और लॉर्ड मिंटो। ठीक है, देखिए कि यहां सबसे पहले क्या हुआ गया था कि केंद्रीय और जो प्रांतीय विधान परिषद थे, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद थे, उनके आकार को बढ़ाया गया। एक तो केंद्रीय केंद्रीय विधान परिषद और एक प्रांतीय विधान परिषद। प्रांतीय विधान परिषद, इनके आकार को बढ़ाया गया। आकार को बढ़ाया, देखो कैसे बढ़ाया आकार। अगर आकार की बात करते हैं तो यहां पर केंद्रीय विधान परिषद जो 16 थी, 16 से 60 कर दी गई। क्या कर दी गई? 16 से 60 सदस्य कर दिए गए। और अगर हम इसकी बात करें प्रांतीय की, तो यहाँ निश्चित नहीं थे। क्या नहीं थे? निश्चित नहीं था। आकार निश्चित नहीं था कि कितने भी हो सकते हैं और कितने भी नहीं हो सकते। ठीक है, अब देखो इसके अलावा कि एक तो केंद्रीय परिषद, केंद्रीय परिषद यानी केंद्रीय विधान परिषद और एक प्रांतीय परिषद, प्रांतीय विधान परिषद भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो केंद्रीय परिषद में और विधान परिषद में अंतर क्या दिया गया था कि जो स्थायी सदस्य थे जिनका बहुमत था, हम किसकी बात कर रहे हैं? बहुमत की बात कर रहे हैं। यहां भी बहुमत की बात कर रहे हैं कि इस अधिनियम के तहत अगर यहां की बात करें तो केंद्रीय के अंदर तो सरकारी सदस्य थे, केवल जो सरकारी कर्मचारी थे उस टाइम पर सरकारी सदस्यों का ही बहुमत था, और यहां गैर सरकारी का था। गैर सरकारी सदस्यों का क्या था? बहुमत था। तो देखिए केंद्रीय परिषद के अंदर बहुमत किसका था? सरकारी सदस्यों का था। और हम बात करें प्रांतीय परिषद तो वहां गैर सरकारी सदस्यों का क्या था? बहुमत था। अब इसके बाद में बात करते हैं कि दोनों का दायरा भी बढ़ा दिया गया। इन दोनों की शक्तियां बढ़ा दी। क्या बढ़ा दी? शक्तियों की बात करें, इन दोनों का दायरा बढ़ा दिया गया। दायरा में क्या बढ़ाया वो ध्यान से देखिए आप लोग कि दायरे में क्या था। पहले नंबर की चीज कि ये अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते थे। क्या पूछ सकते थे? अनुपूरक प्रश्न की बात थी। तो ये अनुपूरक या अनुपूरक प्रश्न। और दूसरी बात, बजट पर, किस पर? बजट पर भाषण दे सकते थे या बजट पर प्रश्न कर सकते थे। ठीक है, अनुपूरक
या अनुपूरक प्रश्न कर सकते थे और बजट पर भी प्रश्न कर सकते थे, या बजट पर भी क्या कर सकते थे कि वहां पर भाषण दे सकते थे। ठीक है, तो ये थी हमारी केंद्रीय और प्रांतीय परिषद की जो घटनाएं घटित हुई थी या उनके ऊपर जो भी नियमों में बदलाव किए गए थे वो बड़े इंपॉर्टेंट। इसके बाद देखिए कि यहाँ से सबसे मेन चीज क्या आती है कि यहाँ पर सांप्रदायिक चुनावों का बढ़ावा दिया गया। यानी हम कहें एक मुस्लिम समुदाय है, एक क्या है मुस्लिम समुदाय है, और एक है हिंदू समुदाय। एक क्या है हिंदू समुदाय, एक मुस्लिम समुदाय है और एक हिंदू समुदाय है। यहाँ क्या किया गया कि मुस्लिम समुदाय के जो जितने भी अधिकारी बनेंगे या जितने भी हम कहें उनका चुनाव होगा तो केवल मुसलमान ही चुनाव करेंगे, मुसलमान ही क्या करेंगे चुनाव करेंगे, और हिंदुओं के लिए क्या करेंगे हिंदू चुनाव करेंगे, हिंदू चुनाव करेंगे। ये पहली बार हुआ था, क्या हुआ था पहली बार, और इसे कहते हैं सांप्रदायिक चुनाव या सांप्रदायिक निर्वाचन। सांप्रदायिक निर्वाचन। अब देखो ये क्या है सांप्रदायिक निर्वाचन, और सांप्रदायिक निर्वाचन के जो जनक थे लॉर्ड मिंटो थे। सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक की अगर हम बात करें तो लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मिंटो क्या थे सांप्रदायिक चुनावों के जनक थे। तो यहां देखिए आप लोग एक बार कि सांप्रदायिक चुनावों के सांप्रदायिक निर्वाचन की बात चली तो सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक लॉर्ड मिंटो कहलाएंगे। कौन थे लॉर्ड मिंटो थे, और यहीं से इस अधिनियम के तहत ही पहली बार मुसलमान मुसलमानों को ही वोट करेंगे और हिंदू हिंदुओं को ही वोट करेंगे। पहली बार ये मुस्लिम संगठन अलग कर दिया गया और हिंदू संगठन अलग कर दिया गया। इसके बाद यहां पर जो किया गया था कि जो प्रेसिडेंसिया थी, प्रेसिडेंसिया थी, कॉरपोरेशन थे, ठीक है ना, या विश्वविद्यालय, या हम बात करें कि जो जमींदार थे, क्या थे जमींदारों का जो संगठन था, ठीक है, और हम बात करें चैम्बर ऑफ कॉमर्स, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, देखिए प्रेसिडेंसिया, कॉरपोरेशन, विश्वविद्यालय, जमींदार और चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इन सब का क्या करना था कि जो प्रतिनिधियों का चुनाव अलग से हो सकता था। क्या हो सकता था अलग से चुनाव, प्रतिनिधियों का चुनाव, प्रतिनिधियों का चुनाव का क्या दे दिया गया अलग से। यह हमारा 1909 का अधिनियम था। एक बार देखिए आप लोग, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। लॉर्ड मार्ले और मिंटो, लॉर्ड मार्ले भारत का राज्य सचिव था उस टाइम पर, और मिंटो क्या था भारत का वायसराय था, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या किया, केंद्रीय विधान परिषद और प्रांतीय विधान परिषद दोनों के आकार बढ़ाए गए। केंद्रीय विधान परिषद में क्या कर दिया गया 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई, और यहाँ कोई निश्चित नहीं था, ठीक है। इसके अलावा केंद्रीय विधान परिषद में जो बहुमत रहेगा वो सरकारियों का ही रहेगा, और प्रांतियों के अंदर किसका रहेगा गैर सरकारियों का रहेगा। इसके अलावा इनकी शक्तियां बढ़ा दी गई, इन्हें अनुपूरक या अनुपूरक प्रश्नों पर भी अधिकार दे दिया गया और बजट पर भी अधिकार दिया गया। उसके अलावा निर्वाचन के अंदर इन्होंने चेंजिंग करी, क्या कि मुस्लिम समुदाय केवल मुस्लिम संगठन को ही चुनाव देंगे और निर्वाचन करेंगे, और हिंदू हिंदुओं को करेंगे। इसलिए ये सांप्रदायिक निर्वाचन प्रक्रिया कहलाई, और इसके जनक थे लॉर्ड मिंटो थे, ठीक है। इसके अलावा जितने भी भारत के अंदर संगठन चले हुए थे उस टाइम पर, और उनको क्या कर दिया अलग से एक प्रतिनिधित्व सभी का होगा। ये हमारा 1909 का भारत परिषद अधिनियम था, लॉर्ड मार्ले मिंटो अधिनियम के नाम से भी ये जाना जाता था। नेक्स्ट अधिनियम के बारे में आगे चर्चा करेंगे। आप लगातार बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।